यस, गुड आफ्टरनून बेटा। आज हम करेंगे अपनी कविता ऋतुराज द्वारा रचित कन्यादान। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दान की महिमा हिंदू समाज में बहुत अधिक है और दान अनेक तरह के माने जाते हैं, जैसे भूदान, अन्नदान, गोदान, विद्यादान। और जो महादान माना जाता है वो होता है कन्यादान। कन्यादान अर्थात कन्या का विवाह के समय वर को दान देना ही कन्यादान कहलाता है। तो आज हम करेंगे कन्यादान कविता। ठीक है बेटा। उसमें क्या कहा गया है वो भी जानने का प्रयास करेंगे। कहा जाता है कि कन्या का दान करना बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और माँ और बेटी का संबंध तो बहुत अधिक गहरा होता है, चाहे बचपन हो चाहे जितनी भी बड़ी हो जाए। बचपन से लेकर विवाह के समय तक माँ का जो प्रेम होता है पुत्री के साथ बहुत अधिक होता है। ठीक है? चाहे कितनी बुजुर्ग हो जाए माँ, लेकिन अपने सुख-दुःख अपने बेटी के साथ बाँटती रहती है और उसे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वो ही उसकी एकमात्र पूँजी हो, जिसके सहारे वो अपना जीवन यापन करती रहती है। चलिए आरंभ करते हैं अपनी कविता कन्यादान। कन्यादान कविता बेटा, आप देखेंगे इस कविता के अंदर बेटा कहीं पर 6 शब्द हैं, कहीं पर 7, कहीं पर 8। तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो छंद है उसका प्रयोग नहीं किया गया। तो ये पंक्तियां छंद मुक्त है, यानी कि कविता जो हमारी रचना है वह मुक्त छंद से युक्त है। साथ ही इसमें साधारण जो जीवन में कन्या का दान किया जाता है उस आम बात को लिया गया है। इसी कारण इसमें प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है। प्रसाद गुण से युक्त इस कविता बहुत अधिक मनोरम है जो दिल को छू जाती है। चलिए देखते हैं कन्यादान अर्थात कन्या का दान। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त। कवि कहते हैं कि विवाह के समय अपनी पुत्री का, यानी कि कन्यादान करते समय अपनी बेटी का कन्यादान करते समय जो माँ का जो दुख था वह वास्तविक दुख था। प्रमाणिक का अर्थ होता है वास्तविक। दान मने विवाह के समय दान करना, वक्त मने समय। देखते हैं विवाह के समय अपनी पुत्री का कन्यादान करते समय माँ का दुख वास्तविक दुख था, अर्थात जो माँ थी वह बहुत अधिक दुखी थी, क्योंकि उसकी माँ का जो आंचल है बेटी के साथ वो छूटता जा रहे हैं। माँ बहुत अधिक दुखी थी। आगे कहते हैं जैसे वह उसकी अंतिम पूंजी हो। माता को ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वो उसकी एकमात्र पूंजी है। चाहे पुत्र कितने हो, लेकिन उसे प्रतीत ऐसा होता है जैसे वह उसकी एकमात्र पूंजी है जो उसे छीनती जा रही है, क्योंकि वह उसके साथ ही अपने सुख दुख को बांटा करती थी। अंतिम पूंजी क्यों है? क्योंकि एकमात्र पूंजी इसलिए है क्योंकि जितने भी जीवन में आने वाली कठिनाइयां या दुख हैं या सुख है, माँ अपनी पुत्री के साथ बांटती है। तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह उसके साथ उसकी अंतिम पूंजी हो, जिसके एकमात्र पूंजी हो, जिसके साथ वह अपने सुख दुख को बांटती है। आगे देखते हैं लड़की अभी सियानी नहीं थी, अब इतनी भोली और सरल थी। माँ को प्रतीत ऐसा होता था कि उसकी पुत्री अभी समझदार नहीं है। क्यों समझदार नहीं है? क्या क्या हर एक माँ को ऐसा प्रतीत होता है? क्यों समझदार नहीं प्रतीत होती उसे? उसे लगता है कि उसकी बेटी अभी भोली-भाली और सरल स्वभाव की है, साधारण स्वभाव की। उसकी पुत्री बहुत अधिक भोली और सरल स्वभाव की है, वह अभी समझदार नहीं है, क्योंकि वह संसार का जो व्यवहार है उसे ऐसे भली प्रकार से नहीं जानती है। वह ससुराल पक्ष की कठोर सच्चाई को अनुभव नहीं करती है। क्लियर बेटा? लड़की उसे कैसा प्रतीत होता है? माँ को ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी बेटी अभी बहुत अधिक भोली और सीधे-साधे स्वभाव की है, वह समझदार नहीं है, क्योंकि वह ससुराल पक्ष के जो कठोर सच्चाई है उसको वह भी नहीं जानती है। और ना ही वह अभी क्या है, पुरुष प्रधान समाज के जो बंधन होते हैं, पुरुष प्रधान समाज हमारा है, उसके बंधनों को भी वह अभी अच्छी तरह से नहीं जानती है। आगे देखते हैं, उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुःख बाँचना नहीं आता था। आभास का अर्थ होता है महसूस करना। ठीक है? वह विवाह के पश्चात होने वाले सुख को तो महसूस कर सकती थी। क्लियर? वह विवाह के पश्चात मिलने वाले सुख को तो महसूस कर सकती थी, लेकिन विवाह के पश्चात आने वाले जो दुख हैं उसे उसे उनका बहुत अधिक ज्ञान नहीं था। विवाह के पश्चात आने वाले सुखों का तो उसे जानकारी थी, लेकिन विवाह के पश्चात आने वाले जो दुख हैं, जो नियम हैं, जो बाधाएँ हैं, यानी सुख में छिपे हुए जो दुख हैं, वह उन्हें भली-भाँति नहीं जानती थी।
क्लियर? वह विवाह के पश्चात मिलने वाले जो सुख है, उसे उनकी जानकारी, आभास माने महसूस करना। वह विवाह के पश्चात मिलने वाले सुखों को तो महसूस कर सकती थी, लेकिन विवाह के पश्चात आने वाले जो दुख हैं, उनको वह पढ़ना नहीं जानती थी। क्लियर? यानी कि सुखों में छिपे हुए दुखों को वह नहीं जानती थी। आगे देखते हैं पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। अब यहाँ क्या कहना चाहते हैं? यहाँ कवि कहना चाहती है धुंधला प्रकाश। यहाँ धुंधला प्रकाश मतलब पाठिका मतलब पढ़ने वाली, ठीक है? पाठिका मतलब हो गया पढ़ने वाली, धुंधला प्रकाश का मतलब हो गया जो धुंधला धुंधला हो। वह धुंधले प्रकाश में, कौन से धुंधले प्रकाश में? देखिए, वह धुंधले प्रकाश में, जीवन रूपी धुंधले प्रकाश में, जीवन रूपी कविता की जो तुकों और लय से बंधी हुई पंक्तियां हैं, उनको तो वह पढ़ सकती थी। दोबारा सुन लीजिए, वह जो धुंधले प्रकाश में जो कन्या थी, वह जीवन धुंधले प्रकाश में जीवन रूपी कविता की जो तुकों और लय में बंधी हुई पंक्तियां हैं, उन्हें पढ़ सकती थी। ठीक है, उन्हें पढ़ सकती थी, लेकिन उसके अर्थ को समझ नहीं पाती थी। आप सोचेंगे ये मतलब क्या हो गया? कि जीवन रूपी कविता की तुकों और लय में बंधी हुई, यानी कि जिस प्रकार लय में जो पंक्तियां बंधी होती हैं, नियमों में बंधी होती है, उसे पढ़ सकती थी, लेकिन उसका क्या अर्थ होता है, वह उसे भली भांति नहीं जानती थी। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि वह विवाह के योग्य तो चाहे भले ही हो गई थी, लेकिन दुनियादारी के ऊंच नीच का जो व्यवहार है, उसे वह भली भांति नहीं जानती थी। क्लियर? दोबारा सुन लीजिए, पाठी का मतलब होता है पढ़ने वाली। वो धुंधले प्रकाश में जीवन रूपी कविता की जो तुकों और लय में बंधी हुई पंक्तियां हैं, उसको तो वह क्या कर लेती थी, पढ़ लेती थी, लेकिन उसके अर्थ को नहीं जानती थी। अर्थात कन्या भले ही चाहे वह विवाह के योग्य हो गई थी, लेकिन उसे दुनियादारी की ऊंच नीच व जो व्यवहार है, उसे उन्हें अभी भली भांति वह उन्हें नहीं जानती थी। क्लियर? आगे देखते हैं, माँ ने कहा पानी में जाकर अपने चेहरे पर मत रीझना। माँ अपनी पुत्री को समझाते हुए कहती है पानी में झांककर मतलब पानी में देखकर। माँ अपनी पुत्री को विदा करते समय कहती है कि पुत्री, पानी में अर्थात किसी भी वस्तु में अपने आप की सुंदरता को देखकर अपनी सुंदरता पर मत रीझना। रीझना का अर्थ होता है प्रसन्न मत हो जाना। माँ अपनी पुत्री को समझाते हुए कहती है कि पुत्री, पानी में तुम अपनी सुंदरता को देखकर तुम अपने सौंदर्य पे प्रसन्न मत हो जाना। ठीक है, अपनी सुंदरता पे प्रसन्न मत हो जाना, अर्थात तुम बहुत अधिक सुंदर हो ऐसा सोचकर, ठीक है, प्रसन्न मत हो जाना, क्योंकि वही सुंदरता ही उसके लिए क्या बन जाएगी, बंधन बन जाएगी। क्लियर बेटा? क्या कहना चाहते हैं? अपनी बेटी को विदा करते समय कह रही है, शिक्षा दे रही है और कह रही है तुम अपने चेहरे को पानी में देखकर अपनी सुंदरता पर खुश मत हो जाना। क्या कहना चाहती है कि कभी कभी उनकी सुंदरता भी उसके लिए क्या बन जाएगी, बंधन बन जाएगी। क्लियर बेटा? कि अपने पानी में, यानी कि कोई भी जो पारदर्शी वस्तु है उसमें अपने चेहरे को देखकर, अपनी सुंदरता को देखकर प्रसन्न मत हो जाना। रीझना माने खुश मत हो जाना, रीझ जाना, अपने आप प्रसन्न हो जाना। ठीक है, किसी भी पारदर्शी वस्तु में अपनी सुंदरता को देखकर और अपने चेहरे के सौंदर्य को देखकर अपने आप पर प्रसन्न मत हो जाना, क्योंकि वही उसकी सुंदरता ही उसके लिए कई बार बंधन बन जाएगी। क्लियर बेटा? आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए। उसे माँ अन्य एक और उदाहरण देते हुए समझाने का प्रयास करती है और कहती है, क्या कहती हैं, आग रोटियां पकाने के लिए, सेकना मतलब पकाने के लिए, आग रोटियां पकाने के लिए होती हैं। तुम उन पर रोटियां ही पकाना, स्वयं जलने के लिए नहीं होती। आग जो होती है वह स्वयं जलने के लिए नहीं होती, बल्कि रोटी पकाने के लिए होती है। किसी भी ऐसी घटना जो तुम्हारे साथ हो, उससे तुम बचकर रहना। क्लियर? कोई भी ऐसी घटना हो तो तुम उससे बचकर रहना। दहेज के लोभी क्या करेंगे, तुम्हारी सुंदरता की प्रशंसा कर देंगे और तुम्हें दहेज के कारण तुम्हें क्या कर सकते हैं, आग में झोंक भी सकते हैं। तुम ऐसे किससे बचकर रहना, ऐसे घटनाओं से सदा बचकर रहना। क्लियर बेटा? आगे देखते हैं, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री के जीवन के। आगे उसे माँ समझाते हुए कहती है, क्या समझाते हुए कहती है कि तुम्हारे शाब्दिक मतलब होता है शब्दों का जाल। ठीक है,
शाब्दिक होता है शब्दों का जाल। तुम्हारे क्या करेंगे, जाकर आगे कह रही है, तुम्हें ससुराल में जो वस्त्र और गहने मिलेंगे, उनके दोखों में मत रहना। तुम्हारे ससुराल पक्ष के जो लोग हैं, तुम्हें शब्दों के जाल में फँसाने का प्रयत्न करेंगे, अर्थात जो अवास्तविक चीज़ है, उसे वास्तविक दिखाने का प्रयास करेंगे और तुम्हें वस्त्र और आभूषण देंगे, लेकिन वही वस्त्र और आभूषण तुम्हारे लिए बंधन बन जाएँगे, ठीक है? वही वस्त्र और आभूषण तुम्हारे लिए बंधन बन जाएँगे, तुम उसमें गहने वो बेड़ियाँ बन जाएँगे, तुम उनसे बचकर रहना। और ऐसा करने के साथ-साथ वे तुम्हें अनेक प्रकार के कार्य करवाते रहेंगे, तुम उनसे बचकर रहना। आगे माँ क्या कहती हैं? माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना। माँ अपनी बेटी को समझाते हुए कहती है, तुम मन से लड़की के समान भोली-भाली व निश्चल बन के रहना। तुम मन से भोली-भाली व पवित्र बन के रहना, परंतु लोक व्यवहार में हमेशा सावधान रहना। ठीक है? अन्यथा नहीं तो क्या होंगे, ससुराल जो पक्ष के लोग हैं, वो भोली-भाली समझकर तुम्हारा शोषण करते रहेंगे। क्या करेंगे, वो भोली-भाली समझकर तुम्हारा शोषण करते रहेंगे। ओके बेटा?